एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो एक पत्थर नहीं बदलता। जब आप एक एक्स डीजीआई को अरेस्ट करते हैं और वो स्टार को फिर उसका बाकायदा एफटीएस से मतलब ये उसके हाथ से अनप्रेसिडेंटेड है। ISPR ने जिक्र भी किया कि जितनी सीनियर लीडरशिप होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक हम बहुत बड़ा सेशन कर रहे हैं तालीम पर। तालीम का यहाँ इस कदर बुरहान है पाकिस्तान में। इसमें कहीं थोड़ा बहुत कसूर जो है वो हमारे सिस्टम का है और कहीं थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस पेरेंट्स के पार्ट पे भी है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इन लोगों को करता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट दें हमको। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। दुनिया बोल है में कहेंगे आपको खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। तो शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कौल है कि कौमें फ़िक्र से महरूम होकर तबाह हो जाती हैं। एक और जगह उन्होंने फरमाया कि एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो एक पत्थर नहीं बदलता। तो कोशिश करें अपनी सोच को वसअत दें, फिर चाहे वो इल्म का मैदान हो या अमल का, क्योंकि जब तक इंसान खुद की इस्लाह नहीं करेगा मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाक फौज में खुद एहतसाबी की आला मिसाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान तहवील में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब पाए गए हैं और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। अदबी और समाजी सरगर्मियों की अहमियत उजागर करने के लिए अदब फेस्टिवल का इनेकाद लाहौर में कल से मेला सजेगा। 2 रोज़ा मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौन कौन सी मारूफ शख्सियात और स्कॉलर्स फेस्टिवल का हिस्सा होंगे ये जानेंगे इस प्रोग्राम में अमीना सैयद। जून जुलाई की फ़ीस के साथ माहाना फ़ीस में भी सालाना इजाफा, नया कोर्स और नया यूनिफॉर्म, वालिदैन पर एक साथ बेजा बोझ, हर घर का बजट आउट, क्या कोई बेहतर मैकेनिज्म तरतीब देना मुमकिन है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मोबाइल फ़ोन बेचकर टिकट खरीदने वाले एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का टाइटल आमिर खान के नाम। भारत, नेपाल और फिलिपाइन को जेर करने वाले फ़ख्रे पाकिस्तान आमिर खान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। तो नाज़रीन, सियासी सूरत हाल की बात करें तो आपको बताएं कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद जो 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया है और ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात भी की जाएंगी और साथ साथ इस हवाले से आपको अपडेट भी करते जाएंगे। कुछ सियासी रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई का इम्कान है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार हसन, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड। दिफाई हसन, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, यूनिफॉर्म में हो या रिटायर्ड, हमने ये ऐलान सुन लिया है और जान भी लिया है कि अदम इस्तेहकाम और मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, पहले और अब तक 4 फौजी अफसरान को तहवील में लिया जा चुका है, आप क्या देख रहे हैं? मजीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन है? जी, जो फौज का अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है ये तो 24/7 चलता है और 360 डेज 365 डेज ईयर चलता है और पहले भी इसकी मिसालें हैं। आप पिंडी साजिश केस देख लें या कुछ सीनियर अफसरान को आई थिंक रिसेंट पास में सर्जिश भी की गई, कईयों के कोर्ट मार्शल भी हुए। तो एक तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो सेंसिटिविटी है, बिकॉज जब आप एक एक्स डीजीआई को अरेस्ट करते हैं और वो 3 स्टार को और फिर उसका बाकायदा एफटीएस से मतलब ये उस लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है। अभी आ जाते हैं जो इन पे चार्जेस हैं, 2 तरह के हैं। एक तो प्री रिटायरमेंट है इन सर्विस, जिसमें टॉप सिटी का नाम आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने अपने ऑफिस को इलीगली यूज किया टू डू व्हाटएवर। अभी इसमें आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आएंगी, उसके साथ शायद कुछ और ऑफिस का नाम भी है। और दूसरा है पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होते हैं तो फिर 2 साल तक एक तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं ले सकते एक्टिवली, और अगर आप सेंसिटिव ओहदे पे रहे हैं तो उसका मतलब है कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन जो जूनियर ऑफिसर हैं। इसका आई थिंक ISPR ने जिक्र भी किया कि जितनी सीनियर लीडरशिप होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है।
अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है या पॉलिटिकल लेट्स से नेटवर्किंग की, तो आई थिंक वो किस लिहाज से बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। दैट्स व्हाई मिलिट्री हैज़ गॉन टू दैट लेवल कि इनका FGCM हो। और मेरे ख्याल में भी ये नेटवर्क जो है टूटना शुरू हुआ है और इसमें शायद मजीद लोगों के नाम भी आए, वो फौजी भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी और सिविलियंस भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये किधर जाती है। लेकिन मेन थिंग इसके फौज ने अपना जो बार है डिसिप्लिन का और लेट्स से मोरालिटी का, वो बहुत हाई रख दिया है, बिकॉज दिस विल बिकम एन प्रेसिडेंस कि आइंदा जो है कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। दुरुस्त सर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो जब हम बात करते हैं, चीफ ने भी जैसे कि बात की है कि जी एक डिजिटल दहशतगर्दी जो है जो हो रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, वहाँ पर बहुत सारी बहस चल रही है इस वक्त। जैसे कि अगर बात की जाए तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और कोर्ट मार्शल को लेकर के एक बहस चल रही है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क होता है या एक ही चीज़ के दो नाम हैं? ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए, और साथ साथ ये बता दीजिएगा कि जो एहतिसाब का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका आपने एक हवाला तो दिया, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी तवील अरसे तक ये तासुर दिया जा रहा था कि जी इस इदारे के अंदर तो एहतिसाब होता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया और इतने बड़े बड़े ओहदों से और इतने बड़े बड़े नामों का जो है वो अब एहतिसाब सामने आ रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके क्या और हमें जो है वो आगे इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर जो है कोई और ऐसी चीज़ें या कोई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनका एहतिसाब किया जाए? जी, एक तो जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज फौज के इंटरनल डिसिप्लिन मैंने बताया कि 24/7 चलता है। मैंने खुद कमांड किया, बटालियन भी, ब्रिगेड्स भी किए हैं, तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो एक तो बेसिकली समरी कोर्ट मार्शल होता है, जो आप कह लें कि जिसमें आप समरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो इंटरनल फौज के डिसिप्लिन की ब्रीच, उसमें सिविल ऑफेंसेस भी आ जाते हैं। अगर आपने सिविल में जाके भी किया है तो वहां पे आपका समरी कोर्ट मार्शल हो सकता है। फिर आपके बेसिकली आए थे जनरल कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल हैं, जिसमें लेवल है फॉर्मेशन कमांडर जो है एक गर्जन का, वो ऑर्डर कर सकता है और डेफिनेटली उसका अप्रूवल जो है फिर जैग ब्रांच देती है, जज एडवोकेट जनरल। FGCM किसी भी लेवल के ऑफिसर पे हो सकता है। FGCM में जूनियर ऑफिसर भी हो सकते हैं, इसके अंदर रैंक्स भी हो सकते हैं, सीनियर ऑफिसर। सिर्फ ये फर्क है कि इसके अंदर जो है फिर उसको इजाजत होती है कि अपने डिफेंस के लिए काउंसिल लेके आए, बिकॉज फिर इसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है वो काफी सीरियस होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ऊपर, और आप इक्विट भी हो सकते हैं अगर आप अपना डिफेंस करते हैं और अगर आप इनोसेंट साबित होते हैं। तो फिर इसके बाद FGCM में अपील का राइट है टू द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर्ट ऑफ अपील है उनके पास, और इसी तरीके से हाई कोर्ट में आप बाद में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो अभी चीजें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में नेटवर्क अभी टूटना शुरू हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली और लोगों के नाम आएंगे। भी स्पेकुलेट हम नहीं कर सकते, लेकिन साफ है एक बंदा अगर इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा था तो इट कांट बी विदाउट अ नेटवर्क, तो इसमें डेफिनेटली और नाम आएंगे। तो सर, ये जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या समझते हैं इसमें जो आपने कहा कि पनिशमेंट हो सकती है, किस नौयत की ये सजाएं हो सकती है? जिसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसा मैं आप थोड़ा रिमाइंड कराऊं कि एक पहले DGI थे, उनको एक ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी एक इंडियन रॉ चीफ के साथ मिलके, और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, तो उनको फिर आपके लिए रेप्रिमांड किया गया था उनको, यानी कोई उनका ट्रायल उस तरीके से नहीं हुआ था, तो एक तो समरी डिस्पोजल हो गया। यहाँ पे चूंकि अभी जो स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट चार्जेस हैं, जो प्री रिटायरमेंट है वो तो क्रिमिनल ऑफेंस लगता है, जिसमें इंटरफेरेंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी हाउसिंग सोसाइटी में, वो भी डेफिनेटली नोबडी अलाउज दैट। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जो चीजें सामने आ रही है उसमें वन इज जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो उनका मैंडेट था या पीरियड था 2 साल का, एक तो वो पूरा नहीं हुआ था स्टेट में। तो उसके बाद आया था कि अगर इस गोज इनटू समथिंग लाइक कॉन्स्पिरेसी या असॉल्ट ऑन द स्टेट या खुदा ना खास्ता बगावत के जुम्रे में आता है, तो उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। तो अगर तो इसकी मैं मैक्सिमम बता दूं कि कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट कुड बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इट कुड बी लेस देन दैट, 6 महीने हो सकती है, 5 साल हो सकती है, 14 साल या उम्र कैद, एंड देन कैपिटल पनिशमेंट तक जा सकती है अगर ये जो एविडेंस है कॉर्पोरेट होता है। अभी एविडेंस भी साफ ज़ाहिर है इकट्ठा किया गया, और ISPR के दोनों आई थिंक मैसेजेस में बड़ा क्लियर है कि ऑलरेडी इंक्रीमेंट एविडेंस इज अवेलेबल। उसी बेसिस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, मतलब अगर पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट करती है, FIR के बाद समथिंग लाइक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद वो लेके जाती है कोर्ट में, आपने देखा होगा, फिर ट्रायल हो। तो अभी ही इज इन द कोर्ट, जो कि जनरल कोर्ट मार्शल है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने कैपिटल पनिशमेंट का भी जो है वो जिक्र किया और आपने बताया कि ये किसी भी नौयत तक जा सकती है। इस केस को अगर हम पर्टिकुलरली देखें, जो कि आपने बताया कि कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ सकती है, हाउसिंग सोसाइटी से तो सिर्फ शुरुआत हुई है, और अगर हम कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो हम यहाँ पर ये तासुर भी ले सकते हैं कि इस पर 9 मई के भी जो है वो कुछ इंकशाफात मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है सर, तो किस लेवल की कैपिटल पनिशमेंट जो है वो इस नौयत के केस के अंदर एक्सपेक्ट की जा सकती है?
जी, अगर तो प्रूव होता है, मैं देखिए ये सारी स्पेकुलेशन है बिकॉज जी चार्जेस जी अभी अभी हमारे तक तो सामने नहीं आए, लेकिन मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली अगर इफ इट इज प्रूवन कि ये फौज में खुदा ना खास्ता एक म्यूटनी करानी। अच्छा, आपको ये बता दूं म्यूटनी की डेफिनेशन फौज में अगर दो बंदे, सिपाही ऑफिसर, दो ऑफिसर, एक सिपाही एक जवान इकट्ठे मिलके लेट से कंस्पायर करते हैं तो इसको जो है ना ये म्यूटनी में आता है। इट्स वेरी वेरी सीरियस, अच्छा मतलब ये बड़ा पुराना कानून है। व्हाट टू टॉक ऑफ अ नेटवर्क, अगर वो बड़ा नेटवर्क है और ऑर्गेनाइज था, और अगर 9 मई से रिलेट करें टारगेटिंग जिस तरीके से की गई, लेकिन आई एम श्योर इट वाज पॉसिबल थ्रू अ पॉलिटिकल पार्टी अगर ये हुआ है। फिर इसकी मैंने बताया ना कि जो आई थिंक मैक्सिमम पनिशमेंट, आपको पता है कैपिटल पनिशमेंट इज बेसिकली डेथ पेनल्टी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये चीजें किस तरह। हाँ, ये जरूर है कि कंडक्ट में अगर ऑफिसर है और कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है तो ही कैन ऑलवेज एक्नॉलेज कि जी ठीक है मेरे से गलती हुई है। तो ये कंडक्ट जरूर देखा जाता है, इसमें सजा में तो कमी नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली उनके कंडक्ट में अगर इफ ही इज प्रूवन गिल्टी और वो मान लेते हैं या बाकी ऑफिसर मान लेते हैं, तो ये आई थिंक एक पॉजिटिव चीज बीच में से निकल सकती है कि कम से कम आप जो है सच तो बोलें कि ये चीज आपने की है, और देन वी सी कि इसको आगे कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए भी और हमारे लिए भी ज़रा बताइएगा कि क्या तारीख के आपने अभी 2-3 हवाले तो दिए हैं कुछ लोगों के, क्या कोई ऐसा वाकया मिलता है कि जहां कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी गई हो या अनाउंस की गई हो और उसकी अपील बाद में जो है, जैसा कि आपने बताया कि FGCM में तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी री अपील कर सकते हैं और चीफ को भी कर सकते हैं, और अनाउंस कर दी गई हो कैपिटल पनिशमेंट, कोई ऐसा वाकया हुआ है माजी में? बिल्कुल हुई है। इसमें एक था एक ऑफिसर से एक मर्डर हुआ था सिंध में, ही वाज आई थिंक अ मेजर, और उसको फिर सजाए मौत हुई थी, आई थिंक एग्जीक्यूट भी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद जो है एक अभी रिसेंटली हुआ है एक एस्पेनाज का केस था, उसमें एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको आई थिंक सजाए मौत हुई थी। अभी आई एम नॉट प्रीवी टू इट कि एग्जीक्यूट हो गई है या अनाउंस हो चुकी है क्लैरिटी, लेकिन डेफिनेटली अनाउंस, उनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी हर लेवल पे। और इसी तरीके से एक और सीनियर 3 स्टार थे, उनको भी आई थिंक उम्र कैद हुई थी बाद में। आई डोंट नो उसका फाइनली क्या बना है, लेकिन ये जरूर है कि मैंने बताया ये 24/7 चलता है। साफ ज़ाहिर है फौज का इंटरनल तो इट डजंट कम इनटू द प्रेस, लेकिन ये चूंकि पब्लिकली अनाउंस किया गया, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और फौज चाहती है कि ये चीज जो है इसका जो है खबर भी हो आवाम को कि इस तरीके से क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, क्लियर मैसेज दिया जा रहा है इदारे की जानिब से और चीफ की जानिब से कि जी अब कोई भी बच नहीं सकता है, जो भी जिस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होगा उसका एहतसाब जरूर होगा। इट्स लाइक अ क्लियर मैसेज। जी। अच्छा सर, इस मामले में कुछ सियासी रहनुमाओं के नाम भी आ रहे हैं, ज़राए का बताना ये, तो क्या समझते हैं उनकी भी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं? जी, जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, आपको पहले भी मैं याद करूं जो इवन स्पाइनाज का केस था उसमें सिविलियंस भी थे और उनका मिलिट्री ट्रायल ही हुआ था, और ये प्रीव्यू में भी आता है, ये इट्स यूनिवर्सल। या आप अमेरिका चले जाएं, भारत चले जाएं, चाइना चले जाएं, बांग्लादेश में, इट्स ऑल अक्रॉस इस तरीके से होता है कि अगर मिलिट्री के साथ मिलके कोई सिविलियन करता है तो देन ही कम्स अंडर द मिलिट्री लॉ। बाकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे सा दिया हुआ है, बट अल्टीमेटली अगर हम 1967 के अमेंडमेंट देखें पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उसमें प्रोविजन है। तो एक तो ये है कि अगर तो इस लेवल पे चीजें चली जाती हैं, इट वाज टू फर्स्ट लेट्स से अटैक द चेन ऑफ कमांड ऑफ द मिलिट्री, गैरजन पे असॉल्ट, एंड मैंने बताया ना कि अमेरिका में आप जाके गैरजन के बाहर एक संतरी खड़ा, उस पर सिर्फ आप गाली दे के देखें, मतलब पहले वो 1 साल अंदर करेंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। तो इस एकदम प्रोटेक्टेड वो जगह होती हैं, उनकी सैंक्टिटी पे जरूरत भी है। कल वॉर, पाकिस्तान तो वैसे ही वॉर टाइम में है, तो इट कांट अफोर्ड कि ये लोग आके, तो फिर टीटीपी और इनमें फर्क क्या है या फॉरेज में। तो मेरे ख्याल में अगर तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या कोई लीडरशिप इसमें सामने आती है, तो आई एम श्योर वो भी, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो मिलिट्री कोर्ट में ही जाएगा और वो शायद FGCM ही हो उन पर्सनैलिटीज का। अच्छा सर, यानी कि अगर कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज भी आती हैं, यानी कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आते हैं जो कि वो भी मिलिट्री कोर्ट में ही उनका ट्रायल होगा, आप ये बता रहे हैं? जी, मेरी अपनी असेसमेंट में होना चाहिए। अच्छा, कानून भी यही है, मतलब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा या फिर वो सिविलियन कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल होगा सेम चीज को लेके? नहीं जी, जो म्यूटनी है ना फौज से रिलेटेड, जी वो जो है वो आई थिंक दैट गोज इनटू मिलिट्री। बाकी मैंने बताया ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है, उन्होंने यस और नो तो नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा जी आप ट्रायल करें, और लोगों का आई थिंक हो भी चुका है, बाकी अनाउंसमेंट्स होनी है। तो दे आई थिंक दैट्स आल्सो नीडेड कि आप जल्दी इसको क्लैरिफाई करें, बिकॉज़ ये एज पर लॉ है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1967 में जो अमेंड हुआ था उसमें ये चीजें आ गई थी कि और ये पहले भी चल रहा था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ये एक प्रोटेक्शन है मिलिट्री को क्रॉस द वर्ल्ड, जो है ये प्रोटेक्शन होती है। अदरवाइज देखें, कल लड़ाई हो रही हो, मोर्चों में बैठे पीछे से एक ग्रुप हमला कर दीजिए कि यहाँ आप क्यों आए हैं, तो आपने किससे इजाजत ली, फिर इस तरह आई थिंक सिक्योरिटी तो मैनेज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ये स्पेशल लॉज रखे जाते हैं
एंड दिस इज यूनिवर्सल। तो सर, हालिया दिनों में नेक्टा की एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें चारों सूबाई वजारत दाखिला को अलर्ट किया गया था कि पाकिस्तान में तलबा के बहुत बड़े एहतजाज का खतरा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारा नौजवान है वो ज़्यादा बाशऊर है या वो फिर मुल्क दुश्मनों को ज़्यादा अच्छा समझता है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये इसकी आई थिंक वही है बेसिकली। तो इसको मैं कहता हूँ ये मक्खी पे मक्खी मारना या मतलब कॉपी पेस्ट की बहुत आदत है कि बांग्लादेश में अगर हुआ तो देयर वाज अ कॉज, यू नो, वहाँ पे देयर वाज अ रीजन। और वहाँ पे जिस तरह की ऑपरेशन थी, रिजाइनमेंट थी, अभी उनका आईना घर वगैरह की स्टोरी आ रहे हैं किस तरीके से नौजवानों को सप्रेस किया। उनके नौजवानों ने तो मेरे ख्याल पिछले 2 इलेक्शन में वोट ही नहीं किया। व्हाट टू टॉक ऑफ दैट। पाकिस्तान में आई थिंक अवेयरनेस लेवल है। अभी भी 13 अगस्त की कॉल आपने देख ली थी जी कि इनकलाब आ जाए, तो आई डोंट, मतलब कोई 100 बंदा भी नहीं निकला। बट एनीवेज, मतलब ये नहीं है कि नौजवानों के मसले नहीं है, दोस हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इसमें आपने होप देनी है, लाइक अभी काफी सारा एक्सोडस हो रहा है, बाहर लोग जा रहे हैं, तो आपने अपनी पॉलिसीज भी चेंज करनी है, आपने उनको फाइनेंशियल रिलीफ भी देना है, तो वो उसमें आई थिंक गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि चीजें उस नेट पे जाएंगी। ये एक फैशन है, सोशल मीडिया के जरिए आप जो है एक मक्खी पे मक्खी मारे, एक नैरेटिव क्रिएट करें और एक्सपेक्ट करें कि जी वो जो है अपना रेवोल्यूशन खुदा ना खास्ता आ जाएगा। उसकी कोई रीजन नजर नहीं आती मुझे। दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने क्लियरिफाई कर दिया है मिलिट्री लॉ के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो अब ये आगे बढ़े। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाजरीन, अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। दुनिया बोल में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। कराची में कल पूरा दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही और रात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहा है, जबकि इस हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिस्टम आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगा। जी नाज़रीन, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अब तो हमारा शो आपके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता है, आप तो ये बात जानते ही हैं। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी नवाजिश है सर, आप वक्त देते हैं और वक्त के साथ साथ खबरें भी देते हैं। तो सर ज़रा बताइएगा कि कराची में ये जो 4 दिन तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा, ये जो बादल रहने वाले हैं, ये खुल के बरसेंगे या सिर्फ ये छू के गुजर जाएंगे? देखिए, जो अगस्त के शुरू से ही आपने नोट किया होगा, यही तकरीबन इसी तरह का वेदर चल रहा है। तो अगस्त में तो कराची एक तरह से ना ये फीचर होती है कराची के वेदर की कि मोस्टली क्लाउडी रहता है और फिर वक्फे वक्फे से कभी बूंदाबांदी, कभी हल्की बारिश हो जाती है सुबह में और रात में खासकर। तो आज तक तो यही सिलसिला है। कल से फिर जो मानसून का बाकायदा अच्छी बारिश, तेज़ बारिश वाला स्पेल है, वो दाखिल होगा सिंध के बेशतर इलाकों में। कुछ इलाकों में तो आज शाम रात में दाखिल हो जाएगा, अपर और ईस्टर्न सिंध में, और फिर फैलते फैलते पूरे सिंध पर ज़ाहिर है वो मानसून हवाएँ फैलेंगी। कराची तक में भी तो कल अच्छी तेज़ बारिश का इम्कान है कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में मॉडरेट और कुछ एरियाज़ में तेज़। कराची की कल भी और परसों भी 2 दिन का स्पेल है इधर, और हो सकता है तरसों तक यानी 19 की सुबह तक ये बाकायदा जो अच्छी मानसून बारिशों वाला स्पेल है वो रहेगा। अदरवाइज़ तो ये चल ही रहा है, जैसे आपने जिक्र किया कि कराची में क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंट लाइट रेन ड्रिजल वाला। तो सर, कराची में तो ये बारिशों का जो सिस्टम है वो अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा, तो पंजाब में भी बारिशें का इम्कान है, बारिशों का मज़ीद? जी जी बिल्कुल। ये देखिए, पंजाब में तो गुज़श्ता कल शुरू हो गई थी बेशतर इलाकों में, और वहाँ तो ऑलरेडी चल ही रही है। कोई वक्फे एक मतलब जस्ट कोई 1 आध दिन का सी हल्की होती है, वहाँ नहीं रुकती है। बिल्कुल, तो वहाँ तो ब्रेक ऐसा जिस तरह की नहीं आई जैसे कराची या सिंध के दूसरे एरियाज़ में आती है। तो वहाँ लेकिन वही बात है कि अब ये लो प्रेशर एरिया जो मूव करके आ रहा था वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया या इंडिया के राजस्थान के इलाके पर मौजूद है, तो उसी के वजह से वो अरेबियन सी से भी ज़ाहिर है कि मॉइस्चर जा रहा है उसमें, और उधर से बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं उसकी तरफ उसमें कन्वर्ज हो रही हैं। तो उसमें फिर कुछ उसका एक कंपोनेंट पंजाब की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आज सिंध की तरफ एक तरह से दाखिल हो जाएगा। बलूचिस्तान भी जो मशरकी और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है, उन तमाम एरियाज़ में अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर आपको पता है कि थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश हो तो पहाड़ी इलाकों की वजह से लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग खतरा रहता है, जो गुज़श्ता रात हुआ भी सिब्बी और कोलू वगैरह के एरिया में कहीं कहीं। तो लेकिन अगले 3-4 दिन का ये स्पेल है, तो उसमें अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं बलूचिस्तान के मशरकी शुमाल मशरकी अजला, पूरे सिंध में
और ख़ासकर सेंट्रल और अपर सिंध में नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना वगैरह की तरफ तो खासी तेज़ बारिश है, वहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी वानी जमा हो सकता है। इसी तरह से साउथ पंजाब का जो एरिया लगता है कोई सुलेमान के साथ डीजी खान, राजनपुर वगैरह, उन एरियाज़ में भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है। और अदरवाइज़ भी पूरे पंजाब, पूरा केपी, मतलब ये कि हाल पूरे मुल्क में तकरीबन बारिशें जो है वो इस बार इस सीज़न की बारिशें पूरे मुल्क के अंदर होंगी। अच्छा, कराची का रहे हो, आपने बताया कि जी ये एक सिस्टम, एक और पावरफुल सिस्टम जो इंटर हो रहा है, ये कराची के लिए रेन कब तक एक्सपेक्टेड है? मैं चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। कल भी जो है वो समझ लीजिए कोई 2.5 घंटे जो है वो ट्रैफिक में लग गए थे हल्की बूंदाबांदी पे, तो ज़रा आवाम प्रिपेयर रहे थोड़ी सी। कल मैं बता रहा हूँ ना, कल अच्छी बात यह है कि कल वीकेंड, कल और परसों दोनों दिन तो वीकेंड के होंगे, तो उसमें शायद नहीं होता, लेकिन ये कल तेज़ बारिश है कराची में और वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, 11 बजे, 12 बजे, किसी वक्त, मतलब आफ्टरनून में ज़्यादा इम्कान होता है कि करंट्स यहाँ तक पहुँचते यानी सिंध से होते हुए, तो 12-1 बजे के बाद आप किसी वक्त भी तवक्को कर सकते हैं तेज़ बारिश का स्पेल। तो सर, ये ज़्यादा बारिशों की वजह से किसी सैलाबी सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ सकता? क्योंकि बाकी इलाकों में जैसे स्टोर है, हाँ, बाकी इलाकों को देखें तो वहाँ पर इस टाइम सैलाबी सूरत हाल है। कराची में तो ऐसा उतना बहुत ज़्यादा मैसिव फ्लडिंग जो होती है ना, अर्बन फ्लडिंग, उस टाइप का तो ख़तरा नहीं, लेकिन आपको पता है कि किसी एक एरिया में ख़ासकर जो नशेबी इलाके होते हैं उनके इर्द गिर्द अगर ज़्यादा तेज़ शावर्स होते हैं, कोई आधे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मुसलसल, जिसका इम्कान है कल और परसों दोनों दिन, तो वो फिर नशेबी इलाकों में तो पानी जमा हो सकता है। सिंध के जो दूसरे अजला हैं, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकोबाद और दादू, शहदाद कोट, जामशोरो, इन तमाम एरियाज़ में है नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। उसमें ये होता है कि जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न सिंध है और नादर्न सिंध है, जैकोबाद और कमर, शहदाद कोट और दादू डिस्ट्रिक्ट और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ एरियाज़, वहाँ तो बलूचिस्तान की तरफ से भी जब बहुत तेज़ स्पेल चल रहा होता है तो फ्लैश कीरथर की रेंज के साथ से फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पानी उस में भी दाखिल हो सकता है कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ ये खदशा भी है। इसी तरह से उधर नॉर्थ में आप देखें तो केपी के जो शुमाली इलाका जात होते हैं या पहाड़ी इलाके, उसमें कागान, नारान, सवात और दूसरी तरफ गलियात और मरी का एरिया, इन तमाम एरियाज़ में भी लैंड स्लाइडिंग और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि बारिश तेज़ जब होती है, तेज़ स्पेल होता है, तो पहाड़ी इलाकों से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में पानी बहा के ले जाता है काफ़ी कुछ। बिल्कुल, बर्फ़ वगैरह भी आते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ये सब होता है। सर, कराची के अंदर जो है वो बड़ा मसला हो जाता है जब बारिश ज़रा सी तेज़ होती है, जैसे कि कल आपने जिक्र किया कि अभी जिक्र किया कि कल तेज़ होने वाली है, तो यहाँ पर जो है गुजर नाले का अंडरपास बंद हो जाएगा, 4K की चौरंगी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, नागन चौरंगी पे समंदर का मंजर होगा और वहाँ पर जो है लोग स्विमिंग करते हुए भी नजर आएंगे। तो अगर कल बारिश इतनी तेज़ होने वाली है जैसा कि आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं, तो डेफिनेटली होगी भी इंशाल्लाह। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा इदारों से भी कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, और CM सिंध से मेरी गुजारिश है कि कोई शोएब आप भी रख लीजिए जो आपको बता दे कि जी पानी कहाँ कहाँ है, तो प्लीज़ ज़रा इस बात का भी जो है वो ख्याल रहना चाहिए कि जी पानी तो जमा होगा पर उसकी नकासी आपका काम भी जो है वो साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया जहाँ हर बारिश के अंदर यही सूरत हाल रहती है और इससे हम अभी तक छुटकारा हासिल नहीं कर पाए हैं। जी, वो बिल्कुल, असल में यही बात है कि आप थोड़े वक्त में अगर तेज़ बारिश के स्पेल के बाद तेज़ बारिश के मतलब उसके हो जाए, अगर आधे घंटे में 1 घंटे में 60, 70, 80 मिलीमीटर बारिश जब पड़ जाती है ना, तो फिर उतनी तेज़ी से पानी ड्रेन आउट नहीं होता, तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जाहिर है कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर डी वाटरिंग पम्प और दूसरी तीसरी चीज़ें के PDMA ने एक तरह से अरेंज तो करके रखी होती है, लेकिन जाहिर है कि कल और परसों दोनों दिनों के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सर, वो अरेंज तो करके रखते हैं, वो खुद फंस जाते हैं। अगर साबिक सदर की बात करें हम पाकिस्तान के, तो जब वो सदर नहीं बने थे तो वो खुद बोट लेके निकल जाते थे, आपको याद होगा, लेकिन सदर बनने के बाद से तो उन्होंने निकलना गवारा ही नहीं किया था। खैर, जब चीज़ें लोगों के ऊपर आती हैं, मैं कहने का मकसद ये, जिम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं तब एक अलग हम देखते हैं तासुर, और जब जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं तब एक अलग ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नज़र आ रही होती है। हमें रियलिटी से ज़रा से दूर रहते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने जो है वो डिटेल में हमें बता दिया। उम्मीद करते हैं कि कराची वाले जो हैं वो कल घर पे रुकेंगे। अगर खास काम नहीं है बाहर जाने का तो सर जी पकोड़े शकोड़े बनवाएं, बल्कि पकोड़े बनवाए भी ना। वाली आवाम नहीं है फहीम, मैं आपको बता रही हूँ, वीकेंड्स पे तो इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि बाहर जाना मुहाल हो जाता है। समंदर की साइड पे मत जाइएगा, बस ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि वहाँ पर तुग़यानी आ जाती है। तो ज़रा आप ख्याल करें और पकोड़े शकोड़े घर पे आप या तो बनवा लें, और अगर भाभी नाराज़ हो रही हैं तो बाजार से लेकर आ जाएं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। घर पे बैठ के आराम से चाय पकोड़े इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करेंगे इस वक्फे में, क्योंकि ये ज़रूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब अनम, मैं आपसे जानना चाहूँगा अदब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपको लिटरेचर पसंद है? जी जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा और फ़हीम, आपको पता है हमारे मुल्क में अदब फेस्टिवल भी होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, हम आप बस वो आने दें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसी अदबी जगहों के ऊपर वो मुझसे कहते हैं पाण तुसी रहने दो, तुसी चिल करो, तुसी टेंशन ना लो, असी मुका लेंगे। तो वो अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर हम अपने नाजरीन को बता देते हैं कि पाकिस्तान अदब फेस्टिवल का बाकायदा इनेकाद कल से होने जा रहा है। 6ठे और 7वें अदब फेस्टिवल में लाहौर और कराची दोनों मेज़बान हैं। अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का शुमार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाले अदबी, सकाफती और समाजी मेलों में होता है। पाकिस्तान में अदब, सकाफत और समाजी राब्तों की अहमियत बढ़ाने का सबसे बड़ा इवेंट अब फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ कल से होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 6ठे अदब फेस्टिवल का एहतमाम अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और 7वें अदब फेस्टिवल का इनेकाद शारा फैसल के एक निजी मकाम पर होगा। तर्जुमान अल-हमरा के मुताबिक इस बार मशहूर व मारूफ शख्सियात और स्कॉलर फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसी सिलसिले में मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमने इनवाइट किया है अमीना सैयद को, जो कि मुंतज़िम है अदब फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया आपका जी, आपकी नवाजिश है। आपने जो है वो ये शर्फ बख्शा हमें कि आप इस वक्त तमाम तर इंतज़ामात को देखते हुए भी वक्त निकालने के लिए जो है वो आपके बड़े मशकूर हैं हम। ये बताइएगा कि इस बार अदब फेस्टिवल, ये जो 6ठा अदब फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर में, कितना मुनफरिद है और किन अदीबों को जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार? जी, इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत एक से बढ़ के एक अदीब आ रहे हैं। क्या बात है। और इनमें जो शामिल हैं वो अतहर ताहिर हैं, जो एक पोएट हैं और राइटर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं। उनकी किताब है सेकंड कमिंग, उसकी हम यहाँ रूनुमाई कर रहे हैं। सलमान फारूकी साहब की जो किताब है डियर मिस्टर जिन्ना, उस पर एक पूरा सेशन है। और यासिर लतीफ़ हमदानी और प्रोफेसर अली उस्मान कासमी, वो जिन्हा पे गुफ्तगू करेंगे। वो जिन्हा की एक किताब है जिन्हा लाइफ, उस पर गुफ्तगू होगी। और एक हम बहुत बड़ा सेशन कर रहे हैं तालीम पर। अच्छा। क्योंकि तालीम का यहाँ इस कदर बुरहान है पाकिस्तान में, तो उसमें पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राना हयात साहब, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मोना नसरीन महमूद कसूरी बीकन हाउस की आ रही हैं। जी जी जी। तो बहुत मतलब ये यानी पैनल जो है वो ठीक ठाक जो है वो इस मरतबा आ रहा है। अब ज़रा पैनल की तो बात हो गई है, आवाम की बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये 6ठा फेस्टिवल हो रहा है, तो इससे पहले जितने भी आपने किए हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आवाम की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि लोग अदब को पढ़ने के सुनने में तो बड़ा पसंद आता है लोगों को, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी शायरी, लेकिन वो स्टेटस की हद तक रह जाती है ज़्यादातर। तो आप ये बताइए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको जब मैंने पहला अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी है जी, आप हमें सुन सकती हैं? अच्छा, नेट का कोई मसला आया हुआ है, अभी देख लेते हैं। जी अमीना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। जी जी बताइएगा जी प्लीज़, आप कुछ अर्ज कर रही थी। जब पहली कराची लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च की तो उसमें 5000 लोग आए थे 2010 में जी। और आपको हैरत होगी 2018 में उसी लिटरेचर फेस्टिवल में 2 लाख लोग आए थे। और फिर हमने 2019 में अदब फेस्टिवल लॉन्च की, और जब तक तो समझिए पूरे पाकिस्तान में ये मेरा फैल गई थी लिटरेचर फेस्टिवल्स। मेरा मकसद यही था कि लिटरेचर फेस्टिवल्स हों पूरे पाकिस्तान में, और मैं एक मॉडल बनाऊं तो उसको फिर लोग आगे ले जाएं। अब वही हुआ माशाल्लाह। तो अब भी मतलब ये 10,000 20,000 लोग आ जाते हैं हर फेस्टिवल में। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में रोज़ एक हो, लेकिन अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में हो रही है, ज़्यादातर शहरों में हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। अमीना साहिबा ने, आपको याद होगा KLF के लिए
जब हम जाया करते थे, अनवर साहब की उसमें स्पीच होती थी, तो स्पेशली अनवर साहब का सेशन सुनने के लिए हम ज़रूर जाते थे। और अनवर साहब जो है वो पाकिस्तान में अदब का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक ज़ख़ीरा है, जो कि इस वक्त यहाँ पर लिविंग लेजेंड के तौर पर मौजूद है। और जब भी फेस्टिवल की तकरीबन एंडिंग सेरेमनी होती है तो वो ज़रूर आते हैं। तो इन्हें साहिबा बताइएगा, इस बार कराची में जो 7वां फेस्टिवल का एडिशन हो रहा है, उसकी एंडिंग सेरेमनी पे क्या अनवर साहब आ रहे हैं? सॉरी, कौन आ रहे हैं? अनवर मकसूद साहब की स्पीच है इस बार। अच्छा जी, क्योंकि आप जानती हैं वो जरा वायरल सेंसेशन है अनवर साहब जो हैं। जी, बहुत अनवर मकसूद साहब तो बहुत ही मकबूल हैं, उनके नाम से लोग टूट पड़ते हैं। जी जी। इस दफा हमने नहीं की है। असल में हमने जरा सा ये चेंज ये किया है कि पहले तो हम एक बहुत बड़े पैमाने पे अदब फेस्टिवल करते थे। अब भी इंशाल्लाह करेंगे, हर नवंबर में हम करेंगे। लेकिन हम बीच में हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक साल का इंतजार ना करना पड़े, तो इसलिए हम अब छोटी बात भी कर रहे हैं। जैसे कल लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में है, कल दोपहर को, परसों कराची में है, हैबिट में कल शाम को 5 बजे शुरू हो रही है। ये दोनों जरा छोटे पैमाने पे हैं। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए हमने अच्छा अमीना साहब, आपने कहा कि इस फेस्टिवल में एजुकेशन का भी सेशन आप रखने जा रहे हैं, तो यकीनन अदब का और जो तालीम का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इस हवाले से बताइएगा कि ये फेस्टिवल कितने दिन तक जारी रहेगा? ये दोनों एक दिन के हैं। ठीक है, क्योंकि हम छोटे वाले कर रहे हैं। जी जी। जो हमारा बड़ा होगा वो नवंबर में होगा। वो 3 दिन का होगा। तालीम के अलावा एक हमने बहुत बड़ा सब्जेक्ट दोनों फेस्टिवल में रखा है, वो विमेंस क्रिकेट। पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी के जो क्रिकेट विमेंस विंग है, उसमें एक से बढ़ के एक क्रिकेटर्स आगे आ रही हैं। तो उस पे एक हमने किताब पब्लिश की है, मेरे लाइट स्टोन पब्लिशर्स ने। उसका नाम है अनवेल्ड जज्बा, अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट। तो उसमें बुशरा एतजाज आ रही हैं लाहौर में, और उसमें जो आजकल मलिक हैं, तानिया मलिक, जो पीसीबी विमेंस विंग की हेड हैं, वो तशरीफ ला रही हैं। तो ये इस तरह हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, उनकी माशाल्लाह कितनी एम्पावरमेंट हुई है। अच्छा जी, तो और इसके जो ऑथर है वो इंडियन जर्नलिस्ट, उसका नाम है आयुष पुथरान, वो मुंबई से आ रहे हैं। अच्छा। और मैं बहुत बल्कि पीसीबी का शुक्रिया करती हूँ कि उनको वीजा भी दिलवा दिया, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट पे बात करेंगे। जबरदस्त। हम अदब फेस्टिवल में कराची और लाहौर में। क्या बात है जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त हो जाएगा ये। अच्छा, आपने बताया कि जी तालीम पर भी जो है वो इसमें दिया जा रहा है ध्यान। मैं चाहूँगा, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप लोग इसे मैनेज कर सकें, तालीम के साथ साथ हम तरबियत को जो है वो भूल जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि हमारे सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट हुआ करता सिविक का, जिसके अंदर मैं बताया जाता था कि लोगों से कैसे मिलना है, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, किस तरीके से रहा जाए। वो तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं क्यों निसाब से निकाल दिया गया है। शायद हम इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो गए हैं, ऐसा होने लगता होगा, हमें नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। लेकिन तरबियत को जो है वो बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। और जहाँ अदब की बात आती है तो मेरा ये अपना ज़ाती मानना है कि अदब वहीं पर आता है जहाँ तरबियत हो। तरबियत अगर अच्छी होगी तो वो अदबी शख्सियत निकलेंगे और अदब से जो है वो पेश आएंगे। तालीम के साथ साथ अदब पर भी जो है वो मेरी गुजारिश है कि फोकस किया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से और किस लेवल तक जो है वो इसकी ज़रूरत पेश आती है। जी, बहुत सही फरमाया आपने। तरबियत तो बहुत ही अहम है। बगैर तरबियत के कितना भी आपको तालीम मिल जाए तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन ये ख्याल है कि तरबियत आप एक सब्जेक्ट एक टेक्स्ट बुक से नहीं सिखा सकते। वो आप एग्जाम्पल से सिखाते हैं। तो वालिदैन या असातिज़ा, उन सब को तरबियत सिखानी चाहिए अपने बिहेवियर से, कि वो किस तरह अपने आप को बिहेव कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उससे तरबियत सिखाई जा सकती है और बिल्कुल बहुत अहम है और बिल्कुल हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। आजकल तो मतलब इसके बगैर तो गुजारा नहीं। अगर लोगों को तमीज़ नहीं है, तरबियत नहीं है, तो वो कितनी भी उनको आला तालीम आप दे दें लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। अनम, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल्स जब आप जाते हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए अपने छुट्टी के टाइम पर,
तो आप देखते हैं कि बड़ी बदतमीजी के साथ जो है बहुत सारे बच्चे आपको अपने ड्राइवर से और अपने गार्ड से बात करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल वो ऐसे। आप इतने बड़े स्कूल में इतनी ज्यादा फी पे करके, और जिन स्कूलों की तरफ मेरा इशारा है उनसे लोग वाकिफ हैं, अमीना साहिबा भी जानती हैं कि वो कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पर ड्राइवर्स और गार्ड जो हैं वो बच्चों को रिसीव करने आते हैं। तो जिस लहजे में वो बात कर रहे होते हैं अपने गार्ड्स और उनसे उनकी तरबियत का भी पता चल रहा होता है। उससे अंदाजा होता है कि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, आप उसे हकीर समझ रहे हैं, जबकि तमाम इंसान बराबर हैं। वो अपनी जॉब कर रहा है, आपके फादर जो है वो अपनी जॉब करते हैं, भाई उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसे कम पैसे मिलते हैं, बट ही इज डूइंग हिज जॉब। वो गुलाम नहीं है आपका, स्लेवरी नहीं है जिसके तहत आप ये इस तरीके से उसे ट्रीट करें, और ये तरबियत घरों से ही मिलती है। घरों से मैं भी ये कहने वाली थी फ़हीम कि घरों से ऐसी तरबियत जो है ना वो बच्चों को पहले दी जाती है, तभी वो बाहर जाकर वो इस तरह की चीजें करते हैं, या अच्छी तरबियत भी नजर आ जाती है और बुरी तरबियत। मेरी गुजारिश तो अमीना साहिबा से फिर से यही होगी कि आप उन वालिदैन को जो कि घरों पे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, जब इन अदब फेस्टिवल्स के अंदर बुलाएं तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करें। और दूसरा, जितने भी हमारे अदीब आ रहे हैं, जितने भी हमारे शायर आ रहे हैं, जब वो किसी की तरबियत करेंगे, जब वो कुछ कहते हैं ना, वो कहते हैं ना सुनाए बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, तो हमारे अदीबों और शायरों की बातों से फूल झड़ते हैं। तो ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। तो उन वालिदैन से ज़रूर बात कीजिएगा। जी, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए वालिदैन घर में किस तरह लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल, और तो उससे उसी से बच्चा सीखता है। अगर वो किसी से बुरी तरह बात करें या उनको ऐसे ट्रीट करें कि वो उनसे कमतर हैं, तो वही बच्चा सीखता है। तो ये मेरा तो ये ख्याल है कि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं तो हमेशा वालिदैन से ये कहती हूँ कि देखिए आप बच्चों के लिए, उनकी सालगिरह है तो आप उनको बुक शॉप ले जाएं, वहाँ उनके लिए किताब खरीदें, बजाय इसके कि कोई खिलौना खरीदें जो 2 दिन में टूट जाए। अगर वो खुद बुक शॉप जाएंगे, घर में किताबें रखेंगे, खुद पढ़ेंगे किताबें, या तो उससे बच्चे को भी पढ़ने की आदत हो जाएगी, बजाय इसके कि बच्चे से कहें कि किताब पढ़ो। इस तरह वो किताब नहीं पढ़ेगा, जब खुद पढ़ेंगे तो उससे सीखेंगे। बिल्कुल, ये अमीना साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि पेरेंट्स को बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं। हमने देखा भी है अक्सर बच्चों को, मैंने एग्जांपल्स देखी है कि जो पेरेंट्स जो चीज़ें कर रही होती है वो ही उसी तरह से उनके बच्चे भी फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाता है। अमीना साहिबा, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आपके लिए बड़ा मसरूफ दिन है। और आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि कल अलहमरा जो है हॉल ज़रूर जाएं और अदब फेस्टिवल का हिस्सा बने। हमारा अपना अदब है, हमारे अपने अदीब हैं, हमारे अपने लोग हैं। एंजॉय कीजिएगा इस चीज़ को। और हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, मतलब फिर आपको शामिल कहते हैं दुनिया बोल है। मैं तो अपने नाज़रीन को बताएं कि बच्चों की जो मौज मस्तियां हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल खुल चुके हैं। 15 दिन इजाफी छुट्टियों के बाद बच्चे कल पहले दिन और आज दूसरे दिन स्कूल गए हैं, लेकिन फिर 2 दिन की छुट्टियां आ चुकी हैं। तो बच्चे यकीनन खुश होंगे कि फिर से छुट्टियां आ चुकी हैं। आज से वीकेंड शुरू हो जाएगा और कुछ बच्चे तो हंसी खुशी स्कूल जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत नखरे भी दिखाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खासतौर पर छोटे बच्चे उन 2.5 महीनों में मस्तियों के इतने आदी हो गए हैं कि उनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि अब वो वापस स्कूल का रुख करें, लेकिन स्कूल तो जाना है क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुनैद साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर ऑल आवर्स। ये बताइएगा सर कि ये जो मसले मसाइल हो रखे हैं, अगस्त का महीना ऐसा महीना है जिसमें छुट्टियां ख़त्म होती हैं, जिसमें आपको जून जुलाई की फ़ीस देनी होती है, जिसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो चेंज होती हैं, तो आपको कोर्स लेना होता है। और जब आपकी क्लास चेंज होती है तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो बढ़ते हुए बच्चे, उनके जूते, कपड़े, बैग्स, स्टेशनरीज, ये सब लेना होता है। ये सारे खर्चे आपके अगस्त के महीने में जब आ जाते हैं तो एक सैलरीड पर्सन जिसकी अपनी इनकम सेम है, जितनी थी उतनी ही है, वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कैसे करेगा सर? अच्छा देखें, इसमें जैसे आपने बताया कि जो अगस्त का महीना होता है वो पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है ओवरऑल पूरे साल का। लेकिन अगर हम इसको दोनों वे में देखें तो इसमें कहीं थोड़ा बहुत कसूर जो है वो हमारे सिस्टम का है और कहीं थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस पेरेंट्स के पार्ट पे भी है। अच्छा, अब हमारे सिस्टम में क्या है कि हमारा एक साइकिल है कि मई के अंदर हमारे एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे समर वेकेशंस लेते हैं जून जुलाई की, और अगस्त में उनका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। और एज़ पर द प्रैक्टिस अगस्त में जो है वो, जैसे आपने कहा कि फ़ीस रिवाइज़ होती हैं, नंबर 1, एनुअल चार्जेस होते हैं, नंबर 2,
कोर्स होता है, बैग्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, बुक्स होती हैं, इवन जो वैन्स, बच्चे जिन वैन्स में जा रहे होते हैं उन वैन्स के चार्ज भी रिवाइज हो जाते हैं। तो ये एक इतना बड़ा पोर्शन होता है जो पेरेंट्स, सैलरीड क्लास स्पेशली, उसको बहुत बर्डनाइज करता है और इस हवाले से कंप्लेंट्स पर पेरेंट करते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ नेग्लिजेंस पेरेंट्स के पार्ट पे भी होती है, और वो ऐसे होती है कि जब मई में हमारा सेशन क्लोज हो जाता है तो जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स को यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन और नेक्स्ट क्लास की जो बुक लिस्ट है वो मई के एंड में या जून के स्टार्ट में ही शेयर कर देते हैं। तो लेकिन पेरेंट्स जो है वो जून का महीना भी निकाल देते हैं, पेरेंट्स जुलाई का महीना भी निकाल देते हैं, और वो सारी परचेजिंग होल्ड करके रखते हैं टिल अगस्त। अब इसमें हम पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं अक्सर, जहाँ जहाँ हमने बात करी, हमने कहा देखिए आप इसको ब्रेक कर लें। आपको जब मई में सेशन आपका क्लोज हो गया है तो आप कुछ चीज़ें जून में परचेज कर लें, जैसे आप स्टेशनरी हैं या बुक लिस्ट वगैरह है जो आपको दी गई हैं, बुक्स हैं, वो आप जून में ले लें। फिर आप जुलाई में बच्चों का यूनिफॉर्म ले लें, वाटर बॉटल्स ले लें, बैग्स ले लें। तो इससे होगा ये कि जब अगस्त में स्कूल की फ़ीस इंक्रीज़ होगी, वैन की फ़ीस इंक्रीज़ होगी और एनुअल चार्जेस अगर आएंगे तो आपको उतना बर्डन नहीं फील होगा जितना बर्डन आपको अगस्त में सारी चीज़ों से फील होता है। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि स्कूल के पार्ट पे भी इसमें ये होता है कि स्कूल अगस्त में फ़ीस बढ़ाता है, वैन्स वाले अगस्त में फ़ीस बढ़ाते हैं और अगस्त में एनुअल चार्जेस हो जाते हैं, तो एक एनुअल चार्जेस का इजाफी बर्डन होता है। तो हम स्कूल से भी यही कहते हैं कि आप लोग जो है फ़ीस इंक्रीज़ कर लें, वैन वाले फीस इंक्रीज कर लें, पेरेंट्स जून जुलाई में अपनी बाकी चीज़ों को ब्रेक कर लें, और जो एनुअल चार्जेस हैं वो आप आगे किसी महीने में, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर हम किसी भी महीने में ले सकते हैं, तो आप या तो सितंबर में ले लें या अक्टूबर में ले लें, नवंबर में ले लें, एनुअल चार्जेस कभी भी ले लें। ऐसा ही है। तो वो पोर्शन चूंकि जब स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो स्पेशली जो हमारी सैलरीड क्लास है उसको जो बर्डन अभी फील हो रहा है राइट नाउ, वो फिर उस तरह से फील नहीं होगा। सर आपको पता है कि मई का रिजल्ट जो है वो जून जुलाई की फीस दिए बगैर बहुत सारे स्कूल में नहीं मिलता। ऐसा ही है आप बिल्कुल। तो आप जो बातें कर रहे हैं वो तो सारी हवाई हो गई हैं मेरे ख्याल में। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर आपको उस वक्त तक रिजल्ट नहीं दिया जाता जब तक आप जून जुलाई की फ़ी पे ही नहीं कर देते, तो फिर आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक सैलरीड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि जी आप जून जुलाई की फ़ीस भी निकालें, फिर आप जो है वो यूनिफॉर्म भी उसी महीने में ख़रीद लें, फिर आप जो है वो स्टेशनरी वगैरह भी उसी में ख़रीद लें। सर बच्चों की छुट्टियाँ हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपको भी अंदाजा है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। बच्चे किसी वीकेंड पिकनिक पे जा रहे हैं, कभी जो है वो नानों के घर आउट ऑफ कंट्री, नानी का घर तो खैर है ही है, वो तो कंपलसरी है पाकिस्तान में भाई। विलायत के अंदर आप पूछे जी पिकनिक पे कहाँ जा रहे हो, कहते हैं जी समर हॉलीडेज में हम दुबई जा रहे हैं, हम मॉरिशियस जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर नानी के घर, ये तो है। लेकिन मसला ये है सर कि ये खर्चे और बढ़ जाते हैं पेरेंट्स जब बच्चे घर पे होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो इतने खर्चे नहीं होते, जब घर होते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। अब हमारा जो ये सिस्टम है एजुकेशन का, जहां पर बदमाशी सिस्टम है, मैं इसे बदमाशी सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है वो आपको कहते हैं जी आप फीस पे नहीं कर, हमारा रूल है फीस पे करो वरना हम रिजल्ट नहीं देंगे। अरे भाई काहे का रूल है? ये फहीम के अंदर की आवाज है, आप समझ रहे हैं? ये मेरे नहीं, हर वालिदैन पेरेंट के अंदर की आवाज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ का रूल है सर। ये रूल नहीं, ये बदमाशी है कि आप छुट्टियों की एक तो हमसे फीस ले रहे हैं, चले वो भी हम देने को तैयार हैं, आप रिजल्ट हमें नहीं दे रहे, आप जो भी डाटा आता है बच्चे का वो आप फॉरवर्ड नहीं करते। इस सिलसिले के इस चीज़ को आप कैसे, मतलब आप इसे अपोज करेंगे, एंडोर्स करेंगे, क्या कहेंगे आप इस चीज़? देखिए इसमें भी मैं अगेन आपको कहूँगा कि दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक आपका है जो आपने, आपकी जो दिल की आवाज़ थी अभी वो सामने आई हमारे, ठीक है, और ये है वो दिल की आवाज़ जो किसी पेरेंट के दिल से निकल रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको देखें जिस इदारे में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस इदारे के भी कुछ डायनेमिक्स होते हैं। उस इदारे को पेरेंट की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पेरेंट्स को इदारे की और ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इसका मिलजुल के ना कोई बीच का फॉर्मूला निकालना चाहिए। पेरेंट्स तो कर रहे हैं सर, एक दिन पिंक डे मनाते हैं, एक दिन येलो डे मनाते हैं, डे मनाते हैं, एक दिन एप्पल डे मनाते हैं, सारे डेज मना रहे हैं पेरेंट्स। लेकिन इदारा जो है जब वो ऐसी हठधर्मी पर उतरे, और ये मैंने फेस नहीं की ये चीज़, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये चीज़ फेस की है कि जी उन्होंने लिटरली मना कर दिया। अब वो दोस्त जो है वो फीस देने से मना नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला और ये मैसेजेस आए उनके मोबाइल पे कि जी आपको उस वक्त तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप फीस क्लियर नहीं करते, जून और जुलाई की, जो कि आया भी नहीं है, अगस्त में आप ले रहे हैं ना, समझ में आता है। मई के अंदर ये रूल कैसे बना दिया आपने कि जी आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे अपने बच्चों का स्कूल ही शिफ्ट करना है, ठीक है, मूव करवाना है मुझे उनको इस स्कूल से, मेरे पास रिजल्ट ही नहीं है, मैं आपको जून जुलाई की फीस क्यों दूं जबकि मुझे अगस्त में दूसरे स्कूल में जाके उन्हें भी जून जुलाई की फीस देनी है। अच्छा देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि होता यह है कि जब कोई प्राइवेट स्कूल डायरेक्टरेट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है, तो
जो फीस होती है वो एक अप्रूव्ड फीस होती है, जो कि डायरेक्टर उनको देता है कि भाई आप इतनी फीस चार्ज कर सकते हैं, ये अप्रूव्ड फीस फैसिलिटीज के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से स्कूल की बिल्डिंग है, एसी लगा हुआ है, टीचर्स हैं, एसी है, क्लासरूम है, ठीक है ना। अब किसी स्कूल को 10,000 अप्रूव्ड होगी, किसी को 15,000 होगी, किसी को 30,000 भी अप्रूव फीस होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि स्कूल डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप, चूंकि पेरेंट को जून जुलाई में हमेशा इशू होता है कि भाई हम छुट्टियों की फीस क्यों दें या हम पहले क्यों दें, तो स्कूल कहता है कि भाई देखें, जो अच्छा होता है ये कि डायरेक्टरेट जो है ना एक बच्चे की पेरेंट स्कूल को ईयरली फीस अप्रूव करके देता है कि ईयरली आपने एक बच्चे से 80,000 रुपये लेने हैं या 1 लाख रुपये लेने हैं या 2 लाख रुपये लेने हैं। अच्छा, अब स्कूल डायरेक्टरेट से ये बोलता है कि आप इसको ना 10 महीने पे स्प्रेड कर दें, ठीक है, ताकि जो जून जुलाई वाला चैप्टर है वो हम क्लोज कर दें, ताकि पेरेंट को परेशानी ना हो ना। आप जो हमें एक बच्चे से कह रहे हैं कि पूरे साल में 12 महीने में आपने इतने पैसे लेने हैं, उसको आप 10 महीने पे स्प्रेड कर दें। डायरेक्टरेट कहता है कि नहीं, 10 महीने पे नहीं, आपको इसको कितने महीने पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 12 महीने पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये स्कूल के लिए जो कंपल्जन है ये आगे से लगी हुई है कि जो पूरे, क्योंकि बच्चे की तो देखें ईयरली फीस डिसाइड होती है कि एक साल में हमने एक बच्चे से कितने पैसे लेने, तो इसलिए अब ये वो पॉइंट, ये कुछ वो पॉइंट है जो स्कूल जो है पेरेंट्स को समझा नहीं पाता, क्योंकि ये तो सारा आपको पता है इंटरनल बहुत छोटे वाले फॉन्ट में लिखा होता है ना फॉर्म। स्कूल समझा ही नहीं पाता पेरेंट को कि ये जो 12 महीने की फीस है हम चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे एक पूरा जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि भाई 10 महीने में आप चार्ज नहीं करें, आप 12 महीने पे इसको स्प्रेड करें ताकि पेरेंट को मंथली लोड कम पड़े। अच्छा, अब पेरेंट ये समझता है कि मैंने 10 महीने की फीस दे दी है, मेरे बच्चे ने 10 महीने पढ़ा हुआ है, तो मैं जून जुलाई क्यों पे करूं। स्कूल ये कहता है कि भाई हम तो बोल रहे थे कि 10 महीने में स्प्रेड कर दें, डायरेक्टरेट ने कहा 12 महीने पे करें। दूसरा स्कूल ये भी कहता है कि देखें, जून जुलाई में हम टीचर्स को सैलरी पे करते हैं और स्कूल पे करते हैं, ठीक है। वो कहता है हम बिल्डिंग के रेंट भी पे करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी ईयरली रेनोवेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, हम वो तमाम चीज़ें भी कर रहे होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल्स भी आ रहे होते हैं, उस प्रोपोर्शन पे नहीं आ रहे होते, लेकिन बहरहाल आ रहे होते हैं। तो स्कूल ये कहता है कि हमारे एक्सपेंस जीरो तो नहीं हो जाते, नहीं होते। तो अच्छा, ये तो एक तरफ पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स हो गए, एक तरफ इदारे के और स्कूल्स के प्रॉब्लम हो गए। तो ऐसा भी तो कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है ना कि जो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, जैसे अगस्त के बाद से जो नेक्स्ट मंथ है, उसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ फ़ी के साथ उसको चार्जेस लगाकर पेरेंट्स से ले लिए जाएं, तो इस तरह से पेरेंट्स पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। हम तो यही प्रपोज करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो बर्डन एक साथ डालते हैं ना, उसको अगर आपने किसी पे एक महीने 10,000 का बर्डन डालना है, तो इट्स बेटर कि आजकल जो इन्फ्लेशन है और जो मार्केट की कंडीशन है कि आप 5 महीने में उसको 2-2 हज़ार स्प्लिट कर दें, एग्जैक्टली, या 10 महीने में 1-1 हज़ार कर दें। ये आसान हो जाएगा। हाँ, तो आपके पास जो है ना अमाउंट भी आ जाएगा और पेरेंट को बर्डन भी नहीं। और वही आपकी जो डायरेक्टर ने जो अभी आपने बात बताई कि जी आपको 1 साल की फीस देनी है, तो आपका 1 साल तो कवर हो रहा है उसमें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेटली। एग्जैक्टली, जैसे कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल तो ऐसे भी फॉलो होता है। फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? हाँ, इसमें ऐसा होता क्यों नहीं है? इसमें इसलिए नहीं होता। अब ये इशू ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं वो सब एक पेज पे नहीं है। सबसे पहले हमारे देखें, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स का मैकेनिज्म है, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स का मैकेनिज्म है, और उसके बीच में जो ब्रिज है, हमारा जो इदारे हैं, जो डायरेक्टरेट वगैरह हैं, उनको इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इसको कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि भाई अब होता क्या है, एक स्कूल एनुअल चार्जेस सितंबर में ले रहा है, एक अगस्त में ले रहा है, एक दिसंबर में ले रहा है, एक जून की फीस जनवरी में ले रहा है, एक जुलाई की फीस मार्च में ले रहा है, एक जून जुलाई दोनों की फीस मई में ले रहा है। तो ये अपने स्टाइल में सब इसको रन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसका कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और उसके बाद सब पे कंपल्जन डालनी पड़ेगी कि भाई आपको ये इसको कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। अब जैसे एनुअल चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 12,000 के एनुअल चार्जेस हैं, तो आप उसको एक महीने में लेने से बेटर है कि आप हर महीने 1,000 का उसमें अगर आप लगा देंगे। जब आप फीस ले रहे हैं और एक फी का आप स्केड्यूल बताते हैं, चालान प्रॉपर बताते हैं कि ये है, तो इसमें सरचार्जेस डाल दें आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपके एनुअल फीस के, तो आपकी मंथली जो है वो एक अमाउंट रेडी होगी। हाँ, तो हम पेरेंट पे से ये बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं मैकेनिज्म बना के। लेकिन अब मसला वही है कि हमारे यहाँ मैकेनिज्म बने कैसे और मैकेनिज्म बनाए कौन? हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं बनता सर। हमारे यहाँ स्कूल्स बनते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों की बेगमात बना लेती हैं। अच्छा सर, लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो बुक पब्लिशर्स हैं, एक ही क्लास में डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक्स क्यों लगा दी जाती है? मतलब इसकी क्यों, ऐसा क्यों? एक ही पब्लिशर की क्यों बुक नहीं? राइट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसकी डायनेमिक्स एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स की अलग हैं और प्राइवेट स्कूल्स की अलग हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बुक्स वगैरह प्रिंटिंग है वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो डिले हुई, जिसकी वजह से हमारा सेशन 15 दिन डिले हुआ, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बारिश तो हर साल ही होती है अगस्त में। नहीं, वो तो गर्मियों की वजह से उन्होंने कुछ कह दिया, हीट स्ट्रोक की वजह से इस बार तो डिले किया। ओके, तो इस बार रीजन नया लाए। हाँ, लेकिन रीजन लाए, लेकिन नया प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट है सर। एग्जैक्टली जी।
तो हम ये कह रहे थे कि जो जैसा आपने कहा कि एक ही क्लास में आपने अगर डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक लगाई हुई हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अब देखें स्कूल्स में होता क्या है, स्कूल में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है या टीचिंग लर्निंग यूनिट्स होते हैं, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो वो इस पर पूरा एक रिसर्च करते हैं कि ग्रेड, क्योंकि देखें हमारा जो पाकिस्तान में जो बच्चा है और जो पाकिस्तान में करिकुलम है और जो दूसरी कंट्रीज़ में उसमें फ़र्क है। आपको पता है हमारे बच्चे की जो बेस है, जिस तरीके से वो उठ रहा है, आगे जा रहा है, तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो 2-3 मेजर पब्लिशर्स हैं, कोशिश की जाती है कि एक पब्लिशर से अगर हम उस चीज़ को कवर अप कर पाएँ। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पब्लिशर ए फॉर एग्जांपल है, पब्लिशर ए की आपने 4 बुक्स ले ली, लेकिन जो 5वीं बुक्स है, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स की बुक है, अब उसमें पब्लिशर ए की उस ग्रेड्स की बुक में वो चीज़ नहीं कवर हो पा रही जो हमें बच्चे को देनी है, तो फिर हमें मजबूरन पब्लिशर ओ के पास जाना पड़ेगा, जो कि बाहर से इंपोर्ट होती है और बहुत महंगी होती है। जी, पब्लिशर ओ के पास जाना पड़ेगा, ONC ये बहुत जी, जो लंदन से जो है वो बना के भेज रहे हैं, वो बड़ी महंगी हो जाती है। खैर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, हम उसे अभी बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते, फीस में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जो है वो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज़ और बड़ी मज़े की हुआ करती थी, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो एक क्लास का फ़र्क हुआ करता था भाई बहनों में, अक्सर हमारे फैमिली में भी होता था, हमारे भी होता था, दोस्तों में भी देखते थे हम। तो जी हम बड़े भाई साहब पास हो गए, अब वो 8वीं जमात से पास होके निकले, हमने 8वीं जमात में कदम रखा, उनकी किताबें उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो जी स्कूल माफिया ने ये कर दिया है काम कि जी पुरानी किताबें जो हैं उसे तो आप उठा के पान वाले को दें और 4-5 फ्री में पान ले लें, बस इस काम क्या आएंगी। आप किसी को दे नहीं सकते, आप उसे रीयूज नहीं कर सकते चेंज हो जाता और है। बिल्कुल टोटल डिफरेंट कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये पिछले 12-15 सालों में जो तब्दीली आई, इसकी क्या वजह है? देखिए ये चीज़ तो बहुत ही गलत है और मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं और वो ना भी हो, इन्फ्लेशन ये ना भी हो, तो एक बच्चे का ये राइट है कि अगर आपने उसको कोई बुक्स लिस्ट और स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि भाई आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, तो उसको वो किताबें लेकर आनी है। वो किताबें वो भाई से लेकर आए, वो बहन से लेकर आए, वो किसी मार्केट से लेकर आए, या वो ब्रांड न्यू लेकर आए या सेकेंड हैंड लेकर आए। इससे स्कूल का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, उस बच्चे के पास किताब होनी चाहिए। तो जो भी स्कूल ये रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं कि जी आप नई किताब परचेज करें, तो ये बहुत ज्यादती है और बहुत गलत है। और सर एक और बात कि स्कूल से ही आप लोग कॉपीज और ये सारी बुक्स खरीदे, स्कूल से ही, क्यों बाहर से क्यों नहीं खरीदे? देखिए ये भी मैं आपको बताऊं कि जो स्कूल्स ये कर रहे हैं ये इसलिए गलत है कि अगेन मैं कहूँगा कि जो लाइसेंस प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के इदारों से लेते हैं उसमें इस बात पे उन्होंने कंपल्जन लगाई हुई है कि आप अपने स्कूल से ना कोई बुक बेच सकते हैं, ना कोई स्कूल से नहीं बेचते, अपने फेवरेट बुक शॉप्स उन्होंने बनाए हुए हैं जहां पर स्टैंप लगी हुई है, चीजें ले लेते हैं। खैर थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आज की नशिस्त जो है वो यहीं पर तमाम होती है आपके साथ, लेकिन इंशाल्लाह जरूर एक सेशन जो है वो दोबारा आपके साथ विंटर वेकेशन के बाद रखेंगे, तो पता करेंगे कि क्या क्या तब्दीली आई है। नाजरीन एक वक्फा शामिल करते हैं क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अभी तक हम पाकिस्तान के हालात की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के मौसम की बात कर रहे थे, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के हीरोज की, यानी हीरो पाकिस्तान की। बिल्कुल, हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के 22 साल एथलीट आमिर खान से, जिन्होंने थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और इस इवेंट में शिरकत के लिए उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बेचकर टिकट खरीदा और चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत 30 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 3000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी एथलीट ने सब कोचत करके सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। ऐसे ही जी फ़ख्र पाकिस्तान आमिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका गोल्ड मेडल। खैर मुबारक सर जी, खैर। और देखें जी ताइक्वांडो के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बस इतना ही सीखा हमने हना दुल सित। तो ये 1 2 3 के बाद जो है वो हम शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, और फिर सारे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने प्यार दिया है, और सोशल मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ भी सब ने मुझे प्यार दिया है।
जैसे था कि मैं इवेंट जा रहा था थाईलैंड पे। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाईलैंड इवेंट पे गया था और उधर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैंने पाकिस्तान के नाम भी किया और सवाद के नाम भी किया। जैसे था मैं इवेंट के लिए जा रहा था, तो बदकिस्मती ये था कि मेरे पास टिकट का पैसे नहीं था। फिर मैंने अपने मोबाइल को भेजा और टिकट लिया और पाकिस्तान का उधर गया था इवेंट के लिए और उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह कि ये जो बड़ा लोग होते हैं कि ये थोड़ा सा सपोर्ट हमको मिल दे दे, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम और भी जगहों पे तो आमिर ये बताइए कि आपकी फेडरेशन ने, आपकी किसी फेडरेशन ने आपको सपोर्ट नहीं किया? आपके किसी क्लब ने, आपके किसी कोचिंग के जो आपके मेंटोर्स होते हैं उनमें से किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? आपको टिकट खरीदने के लिए मोबाइल बेचना पड़ा? जी, असल की ऐसा है ना, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने तो बहुत सपोर्ट दिया है। मैं उधर ट्रेनिंग वगैरह भी करता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी फाइनेंशियल भी कमजोर है सारा। जितना प्लेयर होता है वो फाइनेंशियल की वजह से आगे नहीं आ सकता है। मैंने सोचा था कि यार मैं इसके पहले मैं कोरिया इवेंट पे गया हूँ और उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग भी किया, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी था तो उधर मैंने ट्रेनिंग वगैरह भी किया। आमिर साहब, अगर आप अपने थोड़े से लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की जानिब अगर थोड़ा सा आप मूव हो जाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, यकीन जानिए जी। बस ये अब आप, अरे वाह क्या बात है जी, बेहतरीन, ये हो गए आप परफेक्ट। अब जो है वो ज़रा ये बताइए कि जो मसाइल आप बता रहे हैं फेडरेशन के, जिनका आपने जिक्र किया कि जी वो करना तो चाहते थे सपोर्ट, लेकिन उनके पास भी जो है वो फंड्स नहीं है, तो इसके लिए कहीं किसी इदारे पे, किसी मिनिस्ट्री को कोई ख़त वगैरह लिखा गया है, कोई अपील की गई है? मैंने तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी एसी था उसको मैंने बोला कि यार मैं इस इवेंट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया। मैंने स्पोर्ट डायरेक्टर को भी बताया, खैबर पख्तूनख्वा का जो था उसने भी बिल्कुल, हमारा जो स्पोर्ट्स अफसर था उसको भी मैंने बताया कि यार मैं इस इवेंट के लिए जा रहा हूँ, उसने भी मुझे बिल्कुल इग्नोर किया था। फिर मैंने खुद फैसला किया कि मैंने इस इवेंट पे जाना है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा आमिर ये बताइएगा कि इवेंट पे गया था और ये इवेंट जीतने के बाद, पहले तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इस इवेंट के जीतने के बाद आपके साथ किसी ने राब्ता किया, आपको मुबारकबाद दी? असल की अभी तक तो एक सरकारी इदारे मेरे साथ राबिता नहीं हुआ है और ना कोई आए, ना मुझे किसने कॉल किया, ना अप्रिशिएट किया, लेकिन हमारा शौक ये है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम लोग करें। कि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इन लोगों को करता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट दे हमको। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अलावा मैं नहीं हूँ, ज्यादा प्लेयर्स है, वो जो भी गेम वाले है वो भी सब वो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे आ सकता है। बेशक टैलेंट किस्मत ही है कि हमारे जो और लोग होते हैं वो सपोर्ट नहीं करता है, फेडरेशन तो सपोर्ट करता है, लेकिन फेडरेशन आमिर खान साहब आपकी जानिब से हम सपोर्ट करते हैं, हम सीएम केपी के हिसाब से जो है वो गुजारिश करते हैं कि जी आप ज़रा नज़रसानी करें अपने फैसले पर। अभी कुछ दिन पहले जब अरशद नदीम जीत कर आए गोल्ड मेडल तो सबने उनको तारीफ दिए, लेकिन सीएम केपी के ने अनाउंस किया कि जी मेरे कोई ज़ाती पैसे नहीं है जो मैं खर्च करूं इन पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि जी हुकूमत का पैसा है आप लगाएं अवाम पर। आमिर खान जो हैं वो सवात के ही रिहायशी हैं, वहीं पर रहते हैं और उसी सूबे से उनका ताल्लुक भी है जिसके आप चीफ मिनिस्टर हैं जनाब, तो एटलीस्ट आप उनकी फेडरेशन को सपोर्ट करें जो कि दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस चीज़ के अंदर कोई कबात नहीं है, बल्कि ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी फेडरेशन को और इस किस्म की जितनी भी फेडरेशन हैं उन्हें सपोर्ट करें, उन एथलीट्स को सपोर्ट करें। जीतने के बाद आप इनाम ना दें, आप सिर्फ दुआएं दे दें, वो भी काफ़ी हैं, आप तसल्ली दें, हौसला दें, वो भी काफ़ी है, तो बनता है, और एटलीस्ट आप उन्हें फंड तो करें। है बिल्कुल। तो आमिर साहब इस वक्त आपकी क्या उनसे ये गुजारिश होगी सीएम साहब से केपी के? सर जी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि फेडरेशन को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। जो अलावा मैं नहीं हूँ सर जी, प्लेयर बहुत है, प्लेयर बहुत आगे आ सकता है, तो सवाद का भी प्लेयर है, सारा पाकिस्तान का ताइक्वांडो का प्लेयर बहुत अच्छा है, कोटा में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो मेडल आसानी से लेकर आएगा सर जी। लेकिन बदकिस्मती यही है कि वो हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं है और फेडरेशन को ये लोग फंड नहीं देता है, तो हम लोग कैसे जाएंगे उधर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन लोगों को कि आप लोग फेडरेशन को सपोर्ट कर दो, फिर फेडरेशन वाले हमको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग आगे जाएंगे
ओलंपिक के लिए और ओलंपिक में इंशाल्लाह मेडल लाएंगे। बिल्कुल आमिर, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने ये इवेंट जीता। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में क्या सोचते हैं आप, क्या इरादे हैं आपके मुस्तकबिल के लिए? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं और इंशाल्लाह ओलंपिक के लिए मैं कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह पूरा मेहनत करूंगा कि ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए मेडल लूं। जैसे अरशद नदीम भाई को और लोगों ने इज्जत दिया, हमारा भी ये ख्वाहिश था कि यार हमें भी ये इज्जत मिल जाए। मैं जैसे एयरपोर्ट से निकल रहा था, आमिर साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये याद रखिएगा। अरशद नदीम साहब 2 साल पहले इसी प्रोग्राम के अंदर यहीं हमारे साथ बैठे हुए थे, जब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, जब उनके हाथ में इंजरी थी, जब वो जा रहे थे, नीरज चोपड़ा जिस वक्त जीत गए थे, तब उनकी जो है वो दिली कैफियत जो थी वो बिल्कुल वही थी जो इस वक्त आपकी हैं, वही तासुरात लेकर आए थे जो आपके हैं। लेकिन अब जबकि उन्होंने गोल्ड जीत लिया है तो पूरी दुनिया के अंदर जाहिर सी बात है एक कारनामा उनका है, पाकिस्तान का पहला जो है वो गोल्ड मेडल है 77 सालों में इनफरादी नौइयत का। तो एक और ही इसका एक परसोना होता है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो पहली होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। आप भी जाएं, आप भी जीतें और इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा अल्लाह पाक जो है वो इज़्ज़त से नवाजेगा। हमारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। एक वक्फा जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब एक इंतहाई अहम और तशवीशनाक खबर हमारे पास है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आनंद जरा बताइएगा क्या है ये मामला। तो नाजरीन को बताते चलें कि कल रात वजारत सेहत ने पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के पहले केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी है और जिसके फौरी बाद वजारत कौमी सेहत ने हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स खलीजी ममालिक से आया था। अब तक इस बीमारी के 122 ममालिक से 99,518 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इससे पहले पाकिस्तान में इसके पुराने वेरिएंट के मुतादिद केसेस भी रिपोर्ट हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर में मंकी पॉक्स का फैलाव जो है वो देखकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में अलर्ट जारी करते हुए NCOC ने अपना पहला इजलास तलब कर लिया है, जिसमें मंकी पॉक्स की वबा के फैलाव के पेश नज़र निमटने के लिए हिकमत अमली वाज़े की जाएगी और इस इजलास की सदारत जो है वो NCOC की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शबाना सलीम करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इजलास में होने वाली सूबाई सूरत हाल को भी जो है जायज़ा लिया गया है। इजलास में टेस्टिंग किट्स की दस्तियाबी, मुल्क के दाखिली मकामात पर इंतज़ामात, हस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड के लिए भी जो है वो वजाहत दे दी गई है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए माहिर वबाए अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के बाद जो है वो अब ये एक ऐसी डिजीज़ आ गई है जिसके ऊपर जो है आपसे फिर रहनुमाई की ज़रूरत आन पड़ी है। कोविड में आपने बहुत सपोर्ट किया, हमारी आवाम तक बड़ी अपडेट्स पहुंचाई, बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी हौसला अफजाई की, जिसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं, ममनून हैं। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो मंकी पॉक्स का नया वेरिएंट आया है ये पुराने वेरिएंट से कितना डिफरेंट और कितना डेडली है? सो देखिए, ये जो एम पॉक्स है, जिसका मंकी पॉक्स का जो नया नाम है जिसको एम पॉक्स कहते हैं, ये जो वायरस है इसके जैसे कि आपने कहा 2 वेरिएंट्स हैं। जो 2022 में जो केसेस आए थे जो पूरी दुनिया में अगर आपको याद पड़ता फैला था, उस वक्त भी WHO ने इमरजेंसी नाफिज की थी, तो उसकी अमात की शरह निस्बतन कम थी। अलबत्ता ये वाले जो वेरिएंट है इसकी अमात की शरह थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 10% तक होती है। ज़्यादातर केसेस फ़िलहाल जो हैं वो अफ्रीका या उसके आसपास के ममालिक में अभी पाए गए हैं। इस नए वेरिएंट की बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई इस तरह का नया वायरस आता है तो ऑफ कोर्स आवाम में एक तशवीश पाई जाती है, आवाम परेशान हो जाती है। आप ये बताइएगा कि इससे एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? जैसा कि वजारत सेहत की जानिब से भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, इस हेल्थ एडवाइजरी के हवाले से भी बताइएगा। तो देखिए, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये जानना है कि ये जो एम पॉक्स का वायरस है ये इतनी आराम से नहीं फैलता। तो ये जैसे कोविड या डेंगू या जीका या उन वायरसेस की तरह नहीं है। ये जो है ये ज़्यादातर छूने से फैलता है या थूक वगैरह से ये फैलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्लोज कांटेक्ट होने की ज़रूरत है। तो आम आवाम को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक वबा की तरह पूरे सोसाइटी में फैल जाएगी। जहाँ तक एहतियाती तदबीर के ताल्लुक है तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इवन दो पाकिस्तान के अंदर अभी आई थिंक ये 11वां केस होगा
मगर इस साल ये पहला केस है जो ये जो नया जो वेव शुरू हुआ है। एंड पाकिस्तान में इसके निस्बतन जितने भी केसेस आए वो तकरीबन सारे जो हैं वो बैरूनी मुल्क से आए हैं। तो विद इन पाकिस्तान इसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, यानी यहाँ पर अभी जो है वो इतना कंटेजियस जो है वो ये नहीं है, एयरबॉर्न भी नहीं है जैसे कि आपने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ज़रा ये भी बताइएगा। इसके सिम्टम के शुरू के दिनों में तकरीबन 1 से 3 दिन तक बुखार होता है, फिर ये दाने निकलते हैं और जिस तरह से चिकन पॉक्स होता है उसी तरह से ये दाने पहले सॉलिड से दाने होते हैं, फिर उसमें पानी आता है, फिर उसके ऊपर खुराद आती है। मगर चिकन पॉक्स के बरक्स इसमें ख़ास बात ये कि ये पूरे जिस्म में एक साथ निकलते हैं। एंड इसकी जो प्रोग्रेशन है वो पहले चेहरे से शुरू होती है, मगर कुछ लोगों के अंदर ये चेहरे में नहीं निकलते। चिकन पॉक्स जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, मगर उसके दाने जो होते हैं वो जो दाना पीप और खुरंद वाले वो आपके जिस्म पे तीनों ही स्टेजेस नजर आएंगे। इसके अंदर उमूमन एक ही स्टेज नजर आती है बीमारी की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स के जो टाइम पीरियड है मतलब कितने दिन तक ये रहता है अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाए तो? जी तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि एक दफ़ा बीमारी लग जाए तो अलामात कब पैदा होते हैं, तो अमूमन ये 2 हफ्ते तो थोड़ा टाइम लगता है इसको अलामात पैदा होने में। और ये दूसरा इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि चिकन पॉक्स के बरक्स इसके जो दाने होते हैं ये कई हफ्तों तक रहते हैं, ये काफ़ी देर तक रहते हैं, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, इसे ठीक होने में टाइम लगता है। और इसकी रिकवरी क्या है, इसका ट्रीटमेंट? यानी कि जैसे चिकन पॉक्स के लिए तो हमें मालूम है कि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो मखसूस की गई हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है सर? तो इसके लिए जो है वो एक दवा है जो कि जिस पे तहकीक चल रही है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट सपोर्टिव कहते हैं, यानी कि दर्द के लिए दवाई देते हैं, बुखार उतारने के लिए दवाई देते हैं, वरना और कोई टारगेटेड इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल। और अमूमन फिर ये इसी के साथ जिस्म उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कोई यानी ये सिर्फ आपके इम्यूनिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से आप जो है इसे रिकवर कर पाते हैं। इसकी कोई वैक्सीन? तो वैक्सीन पे भी काम हो रहा है, मगर ये वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट एक वैक्सीन है जो कि जो बहुत हाई रिस्क लोग हैं दुनिया भर में, खास तौर पे वो लोग जहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा है उधर दे रहे हैं, मगर यहाँ पे भी पाकिस्तान वैक्सीन है नहीं। एंड आई डोंट थिंक अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अनलेस ये बीमारी और फैलती है। यानी अफ्रीकी ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है दी जा रही होगी क्योंकि वहाँ पर ये तेज़ी से फैल रहा है। जी, और जो 2022 में केसेस थे उनमें से कुछ जिनसी ताल्लुकात से फैल रहे थे, तो उन नेटवर्क्स के अंदर उन लोगों को ये वैक्सीन मिल रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? जो पुराना वेरिएंट था वो उसमें आबाद की शरह जैसे मैंने कहा कम थी, अलबत्ता इसमें तकलीफ दर्द बहुत होता था, और जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम थी जैसे जिनको HIV है या और भी बीमारियाँ, उनके अंदर ये ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा कर रहा था। ये जो नया वाला जो वेरिएंट है, एक्चुअली ये जो दूसरा वेरिएंट है, दोनों पुरानी बीमारी हैं, इसके अंदर जो है आबाद की शरह निस्बतन थोड़ी सी ज़्यादा है, आई थिंक अबाउट 10% तक है। मगर अगेन वही डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, एज कितनी है, कितना फैली हुई बीमारी है। अच्छा, इस बीमारी का नाम सुनते के साथ ही बड़ी दहशत फैली हुई है लोगों में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी लोग परेशान हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। आज सुबह मुझे मैसेज आया कि जी स्वीडन का पहला केस सामने आ गया। तो ये जैसे कोविड को फैलाया जा रहा था, जिस तरीके से उसकी समझ लें किस्म की प्रमोशन की जा रही थी या ब्रांडिंग की जा रही थी, उसी तरीके से इसे भी एक डेडली ब्रांड बना के जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और लोगों में बहुत खौफ व हरास है। तो बताइए इस वक्त आवाम क्या करे? तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत परेशान मत हो। अगेन एमपॉक्स वाला वायरस कोविड नहीं है, ये इतनी तेज़ी से नहीं फैलता, और अमूमन ये जो नेटवर्क्स हैं जहाँ पे लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा है उधर ही ज़्यादा फैलता है। जैसे मैंने कहा था कि 2022 में ये खासतौर पे जिनसी ताल्लुकात से बहुत फैल रहा था। हमारे पाकिस्तान में आ चुका है ये बीमारी, और आने के बावजूद ये नहीं फैली थी, यानी कि 11 केसेस थे, 10 केसेस थे, मगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। एंड आई थिंक एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपको दाने निकले हुए बुखार के बाद निकले, एकदम से निकलें, तो डॉक्टर से ज़रूर कर लें ताकि हम चेक कर लें, और उनको ज़्यादा टच वगैरह ना करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि एक तो अभी मौसम गर्मी का है और गर्मी दाने भी जो हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, स्पेशली बच्चों को भी, बड़ों को भी। तो इसमें एज फैक्टर भी बता दीजिएगा कि किस एज तक के लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है, बच्चे ज़्यादा इसमें हैं या अडल्ट या फिर बूढ़े या तमाम तीनों कैटेगरीज आती हैं। दूसरा ये कि गर्मी दानों से कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके दाने जो होते हैं?
तो देखिए इसके दाने और गर्मी दाने के दाने बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। गर्मी दाने तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो आते जाते रहते हैं। इसके दाने काफ़ी बड़े होते हैं। तो इन दोनों में देखने में बिल्कुल ही मुख्तलिफ इनकी शक्ल होती है। फ़र्क है। जी, और दूसरा ये जो फैल रहा है ज़्यादातर ये बड़ों में ज़्यादा फैल रहा है, बच्चों में तो इतना कम ज़्यादा इतना नहीं फैल रहा। मगर अगेन हम यही कहते हैं कि अमूमन जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, यानी कि बहुत छोटे या बहुत बड़े, उनके अंदर जो बीमारी होती है अमूमन वो ज़्यादा शदीद होती है। मगर अभी फ़िलहाल ये बड़ों की बीमारी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसा कि आपने बताया कि इसकी कोई मखसूस मेडिसिन नहीं है, तो क्या इसको घर पे रहते हुए भी टाइम के साथ साथ ये ठीक हो सकता है? मतलब कि एहतियात की जाए, आइसोलेट हो जाएं ऐसे लोग जिनको ये बीमारी है, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है? तो बेहतर है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, बिकॉज अगेन इसके तो फैलाव से बचाव थोड़ा आसान होता है, और दूसरा डिपेंडिंग के दाने कहाँ निकले में तकलीफ दर्द बहुत होता है, तो उसके दर्द की दवाइयाँ घर पे देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा। मगर हाँ, जब पेशेंट्स थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाती है, वो घर पे बकिया नहीं इलाज होता है, एज लॉन्ग एज आप आइसोलेशन में रहें। अच्छा, तो इसके लिए पेन किलर्स दी जाती हैं? जी, पेन किलर्स दी जाती है, डिपेंड अगेन दाने कहाँ हैं। अगर ये जिस्म के निचले हिस्से में हो तो फिर दर्द बहुत होता है, खासतौर पे पेशाब खाना करते हुए, तो उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, और एक चीज़ और बता दीजिएगा कि इसका आपने जो रिकवरी का टाइम फ्रेम बताया, वो आपने बताया कि चिकन पॉक्स से तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कब तक एहतियात करना ज़रूरी है? मतलब अगर आइसोलेशन में आप आ रहे हैं, हॉस्पिटल से घर भी चले जाते हैं, तो इसकी कंप्लीट रिकवरी जो है वो कितने टाइम पीरियड में होती है? जी, तो जब तक इसके खुरान निकल नहीं जाते हैं तो हम अमूमन कहते हैं कि आइसोलेशन के अंदर रहें, एंड इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि टाइम लगता है। सो मगर आइसोलेशन जो है वो सॉरी इसकी ड्यूरेशन वैसे ही नहीं जैसे कोविड की थी कि 10 दिन 15 दिन, वो ये रिकवरी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट रिकवर कब करता है। तो डॉक्टर साहब, इसके निशानात जो हैं वो बॉडी पर रह जाते हैं जिस तरह चिकन पॉक्स के रहते हैं? ये अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये मुझे देखने की जरूरत होगी। जैसे स्मॉल पॉक्स अगर आगे आप पढ़ते हैं, चिकन पॉक्स उसके निशानात रह जाते हैं। इसका मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि इसके निशान कितने रहते हैं। चलें जी, ये भी चेक हो जाएगा। और आपने ये बता दिया है कि जब तक ये दाने ड्राई नहीं हो जाते तब तक आपको आइसोलेशन में रहना ज़रूरी है, अगर किसी को ये बीमारी खुदा न खास्ता हो जाती है तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, आपके वक्त का। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी आवाम को हमारे वो एक्सप्लेन कर दिया कि जी मंकी पॉक्स, एम पॉक्स जो है उससे अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात कीजिए, एहतियात हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और एहतियात इलाज से बेहतर है। फिलहाल हमें इजाज़त देनी होगी। इसी के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नहीं, कल क्यों होगी? कल नहीं होगी, सॉरी वीकेंड है जी, मंडे को होगी आपसे मुलाकात। मंडे होगी भाई, कल क्यों आएंगे हम? ओके जी, अल्लाह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।